हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ये विकेरियस लायबिलिटी के अंडर दो टॉपिक्स आते हैं, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और शुरू करने से पहले बता दूँ कि इस टॉपिक के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लस अगर आप ये वीडियो AI वॉइस में सुन रहे हैं तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाके मेरी ओरिजिनल वॉइस को सुन सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है हर एक क्वेश्चन के लिए। द प्रिंसिपल ऑफ टॉर्ट लॉ यूजुअली रिक्वायर्स फॉल्ट, दैट इज नेग्लिजेंस, रॉन्गफुल इंटेंशन और रेकलेसनेस फॉर लायबिलिटी। जो टॉर्ट लॉ कहता है कि अगर आपने कोई भी फॉल्ट करना है तो उस फॉल्ट के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि कोई ना कोई नेग्लिजेंस होना चाहिए, ठीक है, या फिर रॉन्गफुल इंटेंशन होनी चाहिए या रेकलेसनेस होनी चाहिए, तभी आपकी लायबिलिटी बनेगी। ठीक है, फॉल्ट के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी तो ही लायबिलिटी बनेगी, विदाउट दीज लायबिलिटी नहीं बनेगी। अगर आपने कोई फॉल्ट ही नहीं किया तो किस बात की लायबिलिटी। However, in certain situations, liability is imposed even without proof of fault. अगर आपके पास फॉल्ट का प्रूफ नहीं है फिर भी आपकी लायबिलिटी बनती है। उन केसेस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दिस इज नोन एज नो फॉल्ट लायबिलिटी। इसको नो फॉल्ट लायबिलिटी कहा जाता है। इवन आपने कोई फॉल्ट नहीं किया फिर भी आपकी लायबिलिटी बन गई। टू की डॉक्ट्राइन्स इन इंडिया अंडर नो फॉल्ट लायबिलिटी आर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जिसका ओरिजिन हुआ था रेलैंड्स वर्सेस फ्लेचर 1868 के केस में, और दूसरा एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो इंडियन ओरिजिन की है जिसमें MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 1987 में। ये दोनों केसेस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ये क्या कहती है, इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था, रेलैंड्स वर्सेस फ्लेचर 1868 UK में। फैक्ट क्या थे केस के फैक्ट्स। फ्लेचर बिल्ट अ रिजर्वायर ऑन हिज लैंड, उसने अपने लैंड के ऊपर रिजर्वायर बनाया एक। वाटर एस्केप्ड, वाटर का रिजर्वायर मतलब पानी इकट्ठा कर लिया। वाटर एस्केप्ड एंड फ्लडेड रेलैंड्स कोल माइंस। तो हुआ क्या, फ्लेचर ने अपनी ज़मीन के ऊपर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया और हुआ क्या, अचानक से उसका पानी एस्केप हो गया, पानी निकल गया और जो साथ में जो रेलैंड्स की जो कोल माइंस थी उसमें चला गया, उसका तो नुकसान हो गया। हेल्ड हाउस ऑफ लॉर्ड्स held Fletcher liable even though he was not negligent. तो गलती किसकी पाई गई, फ्लेचर की गलती पाई गई। क्यों, क्योंकि पानी तो उसी की लैंड से आया था ना, समझ गए बात, पानी तो उसी के लैंड से आया था। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनती है कि भाई आपकी ज़मीन से निकल के कोई चीज़ हमारी ज़मीन पे आ जाएगी और हमें नुकसान करेगी तो आपकी लायबिलिटी बनती है। तो रूल क्या था इसमें, अ पर्सन हु ब्रिंग्स ऑन टू हिज लैंड एंड कीप्स देयर एनीथिंग लाइकली टू कॉज हार्म इफ़ इट escapes is strictly liable for all the damage if such thing escapes. कोई भी बंदा अपनी ज़मीन पे कुछ लेके आता है और अगर वो इस्केप कर जाता है उसकी ज़मीन से और किसी और की ज़मीन पे चले जाता है और किसी और को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी लायबिलिटी बनती है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है इसेंशियल्स ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, सबसे पहला डेंजरस थिंग होनी चाहिए, मस्ट बी अ थिंग लाइकली टू कॉज हार्म। ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे दूसरों को नुकसान होगा, जैसे पानी, गैस, एक्सप्लोजिव्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जो दूसरे की उसमें चला जाएगा ज़मीन के ऊपर तो उसको नुकसान होगा। सेकंड, एस्केप, हमारी ज़मीन पे तो वो चीज़ थी मगर वो चीज़ हमारी ज़मीन से निकल के दूसरी की ज़मीन पे चली जाए। द थिंग मस्ट एस्केप फ्रॉम द डिफेंडेंट्स प्रेमिसेस टू आउटसाइड, डिफेंडेंट जो है उसके प्रेमिसेस से निकल के दूसरी जगह पे चली गई। फॉर एग्जांपल गैस लीक फ्रॉम फैक्ट्री ऑन टू रेजिडेंशियल एरियाज़, तो इसमें भी लायबिलिटी बनती है। नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड, इसमें क्या है, मस्ट इन्वॉल्व अ स्पेशल यूज़ इंक्रीजिंग डेंजर, दैट इज़ केमिकल प्लांट इन द रेजिडेंशियल एरियाज़ या फिर स्टोरिंग एक्सप्लोसिव्स। तो नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड, लैंड का कोई ऐसा यूज़ हो रहा है जो नेचुरल नहीं है, समझ के बात, ये तीनों चीज़ें मिलेंगी तो ही आपकी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनेगी। तो इस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए ये तीनों की तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अब एक्सेप्शंस टू द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो डिफेंडेंट है उसकी गलती नहीं मानी जाएगी। द डिफेंडेंट कैन एस्केप लायबिलिटी इन दीज सिचुएशंस। पहला, प्लेंटिफ्स ओन फॉल्ट इफ़ डैमेज कॉज ड्यू टू प्लेंटिफ्स नेग्लिजेंस, प्लेंटिफ खुद ही नेग्लिजेंट है, उसी की वजह से जो है उसका नुकसान हुआ तो हमारी क्या गलती है, फिर डिफेंडेंट ये कह सकता है। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ गॉड, नेचुरल इवेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स, फ्लड्स वगैरह आ गए तो उसमें जो है एक्ट ऑफ गॉड के अंदर जो डिफेंडेंट है उसकी तो कोई गलती नहीं क्योंकि वो तो होना ही होना था, समझ की बात। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी,
डैमेज ड्यू टू स्ट्रेंजर्स एक्ट, उसने रिजर्वायर बनाया मगर कोई चोर आ गया, उसकी वजह से कोई ऐसा नुकसान हो गया कि उसने पानी छोड़ दिया या कुछ हो गया, तो उसकी वजह से जो नुकसान हुआ प्लेंटिफ को, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी के एक्ट की वजह से जो है वो जो डिफेंडेंट है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ, अगर आप कोई भी काम करते हो प्लेंटिफ का कंसेंट लेके और अगर उसको नुकसान हो गया और कंसेंट उसने दिया हुआ है रिटर्न में या ऑडियो विजुअल में, जो भी आपके पास सबूत है, तो आप बच जाओगे। व्हेन प्लेंटिफ वॉलंटरीली एक्सेप्ट्स द रिस्क, प्लेंटिफ को पता है इसका क्या रिस्क है, वो एक्सेप्ट करता है, उसकी कंसेंट है, तो फिर आपकी गलती नहीं मानी जाएगी, मतलब डिफेंडेंट की। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, इफ़ एक्टिविटी ऑथोराइज्ड बाय लॉ, अगर लॉ ने ये जो है काम किया है तो उसके पीछे भी फिर डिफेंडेंट को नहीं कहा जाएगा ना, कि मान लो पानी का रिजर्वायर बनाया, ठीक है, बट उसके घर पे छापा पड़ गया और पुलिस ने कुछ पानी के साथ ऐसी रिजर्वायर के साथ छेड़खानी की पुलिस ने, कि जिसकी वजह से पानी निकल के किसी और के घर में चला गया, तो उसको लायबल थोड़ी ना माना जाएगा, क्योंकि वो तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंदर पुलिस ने काम किया वो, ठीक है। अब इसमें केस लॉज ऑन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, तो पहला तो वही है रेलैंड्स वर्सेस फ्लेचर, जो 1868 यूके में हुआ था, लैंडमार्क केस था जिसने इस्टेब्लिश किया इस डॉक्ट्राइन को। तो इसके ऊपर मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ऊपर मैंने डिस्कस किया हुआ है ये। मद्रास रेलवे कंपनी वर्सेस जमींदार ऑफ कारवेंटना ग्रोम, तो ये प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकती है। 1874 का केस है इंडिया का। तो रेलवे कंपनी वाज नॉट लायबल व्हेन फ्लड वाटर कैरिड बाय एम्बैंकमेंट्स डैमेज द लैंड, दैट इज़ एक्ट ऑफ गॉड। तो ये तो जो है एक्ट ऑफ गॉड के केस में आप सरकार को या रेलवे कंपनी को तो आप जिम्मेदार नहीं ना ठहरा सकते, तो ये इस टाइप का केस था। उसके बाद गोपाला कृष्णा पिल्लई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1959 का केस है। स्टेट लायबल व्हेन एक्सप्लोजिव्स स्टोर्ड फॉर रोड वर्क एक्सप्लोडेड, तो उन्होंने एक्सप्लोजिव्स रखे हुए थे और सरकार रोड वगैरह बना रही थी और वो फट गए और किसी का नुकसान हो गया, तो सरकार को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी, तो सरकार को ही लायबल माना गया। तो अब तक हमने डिस्कस किया था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब हम डिस्कस करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ये इंडिया में इनोवेट हुआ है कॉन्सेप्ट MC मेहता के केस में, जैसा कि मैंने पहले बताया था, वो केस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओरिजिन MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987, दैट इज़ ओलियम गैस लीक। फैक्ट्स क्या थे? Oleum gas leaked from Shriram Food and Fertilizers फैक्ट्री इन दिल्ली कॉजिंग डेथ एंड इंजरी टू मैनी। ओलियम गैस लीक के केस के नाम से मशहूर है। फैक्ट्री से लीक होगी और काफ़ी उनकी डेथ होगी और काफ़ी इंजर्ड हो गए। हेल्ड सुप्रीम कोर्ट laid down the rule of absolute liability, that is industries engaged in hazardous activities are liable for harm caused without any exception। कि भाई कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बनती है। अगर आपके पास कोई ऐसी गैस है, कोई hazardous एक्टिविटी कर रहे हो आप, तो आपकी लाइबिलिटी बनेगी ही बनेगी, चाहे आपकी गलती है चाहे आपकी गलती नहीं है। रूल एन एंटरप्राइज engaged in hazardous and inherently dangerous activity is absolutely liable from harm caused and such liability is not subject to any exception। अगर कोई भी एंटरप्राइज ऐसा काम कर रही है, हैजार्डस टाइप का काम या डेंजरस एक्टिविटी कर रही है जिससे बाकियों को जान का या माल का नुकसान होता है, तो उसके ऊपर कोई एक्सेप्शन नहीं है, उसकी लाइबिलिटी बनेगी ही बनेगी। इसेंशियल्स ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एक एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को होने में क्या इसेंशियल एलिमेंट्स हैं? सबसे पहला, हैजार्डस एंड डेंजरस एक्टिविटी कर रही है वो, एक्टिविटी इन्वॉल्विंग केमिकल्स, गैस, एक्सप्लोजिव्स, न्यूक्लियर मटेरियल एट्सेट्रा, तो उनके ऊपर तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बननी है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। इस्केप और हार्म, उन केमिकल्स का इस्केप होना ज़रूरी है, उन गैसेस का इस्केप होना ज़रूरी है। इस्केप ही नहीं हुई तो हार्म ही नहीं होगी। एक्टिविटी कॉजेज हार्म टू वर्कर्स, पब्लिक और एनवायरनमेंट, किसी ना किसी को तो हार्म होना पड़ेगा, जब किसी को हार्म होगा तभी तो लाइबिलिटी बनेगी ना। नेक्स्ट, नो एक्सेप्शंस। अनलाइक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, नो डिफेंस लाइक एक्ट ऑफ गॉड और थर्ड पार्टी इंटरवेंशन इज अलाउड। किसी भी टाइप की जो एक्सेप्शन है वो इसके अंदर नहीं होगी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होगी। मतलब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की तरह एक्सेप्शन नहीं होगी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी होगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। समझ गई बात? नेक्स्ट, रैशनले ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के लिए क्या रैशनले होगा? बेस्ड ऑन डीप पॉकेट थ्योरी, कि भाई जो एंटरप्राइजेस हैं दे हैव कैपेसिटी टू बियर एंड कंपनसेट विक्टिम्स। नुकसान हुआ है तो भरो, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके पास पैसा अच्छा खासा है। प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, इसमें कहा गया है कि दोज हु क्रिएट रिस्क मस्ट बियर द कॉस्ट ऑफ डैमेज। जो रिस्क क्रिएट करते हैं उन्हीं को भरपाई भी तो करनी पड़ेगी ना, अगर किसी का नुकसान हुआ है तो। थर्ड आ जाता है एनकरेजेस सेफर इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस। जब इंडस्ट्रीज़
के अंदर जो मालिक हैं उनको पता है, इंडस्ट्रियलिस्ट को पता है कि ये नुकसान दे सकती हैं, तो वो नुकसान से बचने के लिए कि उनके ऊपर लायबिलिटी आएगी, काफ़ी स्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस शुरू कर सकते हैं जो सेफर रहेंगी पूरी सोसाइटी के लिए। अब इसमें कुछ केस लॉज हैं, वही वाला MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी वाज लेड डाउन इन ओलियम गैस लीक केस। तो ये तो मैंने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया क्योंकि ऊपर मैंने डिस्कस किया हुआ है। फिर आ जाता है यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 का केस। इसमें क्या था, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, थाउजेंड्स किल्ड एंड इंजर्ड बाय मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। तो जो भी गैस थी वो लीक होगी और कई बंदे मर गए। तो कोर्ट हेल्ड द कंपनी लायबल अंडर प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी बनती है, ये नहीं कि कंपनी बच जाएगी क्या के इसकी वजह से हुआ उसकी वजह से हुआ। समझ की बात। अब आ जाता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में डिफरेंस क्या है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में फंस सकता है आपको। तो सबसे पहला ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड इन 1968 और ये ओरिजिनेटेड इन इंडिया 1987। मैंने 1968 बोल दिया, शायद 1868 है, ठीक है, तो स्पीड में कभी कभी हो जाता है। सेकेंड इज इट इंक्लूड्स डेंजरस थिंग्स इस्केपिंग फ्रॉम लैंड। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आ जाता है कि कोई भी ऐसे डेंजरस चीज़ें जो लैंड से इस्केप कर गई, मगर एब्सोल्यूट लायबिलिटी में इट इंक्लूड्स हैजार्डियस एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। थर्ड पॉइंट आ जाता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में सेवरल एक्सेप्शंस हैं, लाइक एक्ट ऑफ गॉड, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एट्सेट्रा, बगैर एब्सोल्यूट लायबिलिटी में भाई कोई भी एक्सेप्शन नहीं मानी जाएगी। फिर आ जाता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में लायबिलिटी लिमिटेड टू फोर्सी हार्म, फोर्सिएबल हार्म होना चाहिए, ठीक है, बट दूसरी तरफ अनलिमिटेड लायबिलिटी है, चाहे फोर्सी करो चाहे ना करो, आपको तो भाई अगर कोई परेशानी होगी, पंगा पड़ गया तो फिर आपको भुगतना ही पड़ेगा। बेस्ड ऑन द रैशनले ऑफ रिस्क प्रिंसिपल, दैट इज एस्केप ऑफ डेंजरस थिंग, अगर कोई डेंजरस थिंग एस्केप करेगी तो ये लायबिलिटी बनती है। मगर दूसरी तरफ बेस्ड ऑन द रैशनले ऑफ सोशल जस्टिस, कि भाई समाज को तो जस्टिस मिलना ही चाहिए, एंटरप्राइज रिस्पॉन्सिबिलिटी एट्सेट्रा, तो ये इन चीज़ों पे बेस्ड है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के। अब आ जाता है रिलेशन विद विकेरियस लायबिलिटी। विकेरियस लायबिलिटी के इसके साथ क्या रिलेशन बनता है। विकेरियस लायबिलिटी क्या कहती है, लायबिलिटी ऑफ वन पर्सन फॉर अनदर्स एक्ट, कि एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी करना कि क्योंकि किसी और जो उसका एम्प्लॉई है या जो उसके रिलेटेड पर्सन है उसने नुकसान कर दिया। तो स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट, कोई काम हो या ना हो, आपकी गलती हो ना हो, फिर भी आपकी लायबिलिटी बनती है ड्यू टू इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी, क्योंकि आप डेंजरस एक्टिविटीज़ कर रहे हो, आपको पहले का पता है ये डेंजरस एक्टिविटी है, तो आपकी लायबिलिटी बनती ही बनती है। बोथ डॉक्ट्राइन्स शिफ्ट लायबिलिटी फ्रॉम एक्चुअल रॉन्ग डूअर टू अनदर, दैट इज एम्प्लॉयर, एंटरप्राइज और स्टेट, एंश्योरिंग विक्टिम्स गेट कंपनसेशन। तो इसमें क्या है, एम्प्लॉय के काम की वजह से अगर कोई गलती हो जाए तो वो एम्प्लॉयर के ऊपर, एंटरप्राइज के ऊपर या स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही बनती है। स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंदर बनेगी ही बनेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ फैक्ट्री वर्कर नेग्लिजेंटली कॉजेज अ गैस लीक, एम्प्लॉयर इज विकेरियसली लायबल। अगर एक्सीडेंटली कोई उसने गैस लीक कर दी तो एम्प्लॉयर को ही पकड़ा जाएगा, एम्प्लॉयर को ही लायबल माना जाएगा। इवन इफ नो नेग्लिजेंस, अगर कोई भी नेग्लिजेंस ना हुई, एम्प्लॉयर स्टिल स्ट्रिक्टली और एब्सोल्युटली लायबल फॉर द हैजार्डियस एक्टिविटी, क्योंकि एक्टिविटी तो वही कर रहा है ना, प्रॉफिट तो वही कमाएगा ना। दस स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी डॉक्ट्राइन्स often overlap the vicarious liability in industrial and environmental cases। तो environmental cases और industrial cases के अंदर अगर कोई भी ऐसा आ जाता है तो strict liability and absolute liability, जो vicarious liability है उसको overshadow कर देते हैं, तो ज़्यादातर ये फॉलो किए जाते हैं। अब modern relevance क्या है strict liability और absolute liability की। With industrialization, chemical plants, nuclear facilities and transport of hazardous goods, strict and absolute liability plays a critical role। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन फैल रही है, केमिकल के फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, तो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह, ये जो हैजार्डियस गुड्स हैं इनको ट्रांसपोर्ट तो करना ही पड़ता है। तो ये जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी और जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंडियाज़ Public Liability Insurance Act 1991 was enacted after Bhopal gas tragedy to provide immediate relief to victims of hazardous activities। तो इंडिया में पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट लाया गया था 1991 में भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद, ताकि जो विक्टिम्स हैं उनको रिलीफ दिया जा सके ऐसे एक्सीडेंट से। एनवायरमेंटल लॉज एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज हैव एब्जॉर्ब दीज प्रिंसिपल्स, इन प्रिंसिपल्स को अच्छे से एब्जॉर्ब किया हुआ है एनवायरमेंट लॉज के अंदर और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज के अंदर, ताकि उनको नुकसान ना हो। द डॉक्ट्राइन्स ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी आर अमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ टॉर्ट लॉ टू
पब्लिक वेलफेयर के लिए ये दोनों के दोनों जो डॉक्ट्राइन्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाइल स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड, ये फिर से वही थोड़ा रिपीट टेलीकास्ट हो गया क्योंकि पेज भी तो भरने हैं ना पेपर में। तो जो हमारी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है वो इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुई थी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है इंडिया में ओरिजिनेट हुई थी। ठीक है, इनके ऊपर जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है उसके ऊपर तो कोई डिफेंसेस भी नहीं है कि अगर आप हैजार्डियस एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। टुगेदर विद विकारियस लायबिलिटी, अगर विकारियस लायबिलिटी के साथ ये प्रिंसिपल्स भी मिला के चलें, दीज प्रिंसिपल्स स्ट्रेंथन accountability by ensuring that employers, enterprises and state compensate victims fairly, protecting individuals in a modern welfare democracy. So simple words में अगर vicarious liability के साथ हम ये जो क्या कहते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी है, इनके प्रिंसिपल्स को भी जोड़ के चलें तो एम्प्लॉयर्स, एंटरप्राइजेस एंड जो स्टेट हैं इनको जो विक्टिम्स हैं उनको कंपनसेट करना ही पड़ेगा। और क्या कहते हैं, एक मॉडर्न वेलफेयर सोसाइटी जो है, जो डेमोक्रेसी, मॉडर्न वेलफेयर डेमोक्रेसी है, इसमें ये बनता भी है कि जिसकी वजह से ये सारा काम हुआ है विक्टिम्स को कंपनसेट किया जाए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।